साथ जोड़कर भी। आर्य समाज समाज से कुछ अलग नहीं है, है ना। समाज में उन लोगों का समूह जो स्वयं को आर्य समझते हैं या उनके आचरण में कुछ आर्यत्व है, आर्य समाज वही है। तो मैं थोड़ा सा पहले यह स्पष्ट कर दूं, समय आपका काफी 8:15 बज चुके हैं यहाँ ह्यूस्टन में, और मेरा ख्याल है 8:30 बजे तक का आपका सेशन होता है, तो कुल 15 मिनट है बातचीत और मेरी अपनी बात मैं कहूँ, समय कम है। मैं जितनी बातें इस विषय पर कही जा सकती हैं वह सारी तो आज आपसे साझा नहीं कर सकूंगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी बातचीत शुरू कर सकते हैं। और मैं यहाँ सबसे पहले यह जोड़ देना चाहूंगी कि मैं कोई प्रवचन, उपदेश या शिक्षा देने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने जो कुछ मैं आज बोलने जा रही हूँ उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने सभी अपने आचार्यों, गुरुओं, विद्वानों, पुस्तकों और उनसे माता पिता से सीखा है। अपना तो मेरा क ख ग भी नहीं है, मैं अपने माता पिता से क ख ग भी हमने सीखा, तो अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ है परंपरा से प्राप्त है और वही आपके साथ बस साझा कर रही हूँ अपने, और इसलिए आप भी उसे उसी रूप में लीजिएगा। और अगर कुछ आपको चीजें अच्छी लगती हैं, बातें अच्छी लगती हैं, यह संदेश दूसरों तक पहुंचाइए, विशेषतः बोलकर नहीं, अपने आचरण और व्यवहार द्वारा। तो मैं थोड़ी सी आर्य समाज की भूमिका, विशेषता, क्योंकि आप सभी आर्य समाज से जुड़े हुए हैं या जानते हैं, जो नहीं जानते हुए थोड़ा आज जान जाएंगे। स्त्रियों को लेकर आर्य समाज कैसा रहा, हमें क्या संस्कार मिले हैं कि समाज में स्त्रियां क्या नेतृत्व कर भी सकती हैं, ये सब बातें तो आप लोगों ने सुनी हुई हैं कि इस तरह से परंपरा डाल दी गई थी कि स्त्री शूद्रो न धीयताम, कि स्त्री और शूद्र वेद मंत्र नहीं सुन सकते, यदि वे सुन लें उनके कान में भी पड़ जाए तो सीसा जो है उसे पिघला कर उनके कानों में डाल दिया जाए, इस तरह की बातें। तो जब हम स्त्री की बात करते हैं, असल में हम विश्व की आधी आबादी की बात करते हैं, 50%। तो आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं। और यदि आप समझिए कि यदि विश्व की आधी आबादी यदि विचार को सुन नहीं सकती, यानी वेद अर्थात विचार है, मंत्र अर्थात विचार, ज्ञान और विचार, तो यदि स्त्री को वंचित कर दिया जाए कि वह विचार नहीं सुन सकती, वह ज्ञान नहीं ले सकती, तो आधा विश्व अपंग कर दिया आपने जिस दिन आपने यह तय किया। तो इसलिए जब महर्षि दयानंद आए, महर्षि दयानंद ने अपना कुछ नहीं था, महर्षि दयानंद केवल वही बातें उन्होंने कही, वही बातें बढ़ाई आगे जो वैदिक बातें थी, जो वेद की बात थी। इसलिए उन्होंने कहा मेरा अपना कहीं मेरा नाम नहीं रखा। आर्य समाज की स्थापना की तो 13वें नंबर पर नाम लिखवाया सांता, जब काकड़वाड़ी में आर्य समाज बना, और इस तरह से। खैर, तो जो भी आर्य समाज की मान्यता है अर्थात वेद की वह मान्यता है, आर्य समाज ने उसे किस प्रकार क्रियान्वित किया, वह हम थोड़े से उदाहरण मैं आपको दूंगी इतिहास के। कि जब हैदराबाद स्टेट था निजाम के समय में, और वहां उसके बाद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम एक हुए हैं, वे राज्यपाल थे हैदराबाद स्टेट के। तो वहां एक सर्वधर्म जैसा नाम पर एक संगोष्ठी हुई, पूरे अखिल भारतीय गोष्ठी आयोजित की गई, इस बड़ा सम्मेलन था अखिल भारतीय जैसा। तो ये जो हाफिज मोहम्मद इब्राहिम थे, ये मूलतः बिजनौर और इधर के थे। इन्होंने आर्य समाज का नाम तो सुना था लेकिन जानते नहीं थे। तो जब उन्हें वे खड़े हुए उसका बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं, अच्छा जब पता लगा कि हिंदू आए हैं, ये आए हैं, ये आए हैं, आर्य समाज के भी एक प्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानता कि आर्य समाज क्या है और क्या उसका। तो उस सम्मेलन में आर्य समाज की अखिल भारत की तरफ से पूरी जो प्रतिनिधि थी उनका नाम था सुशीला विद्यालंकार। तो वे जब खड़ी हुई बोलने के लिए, उन्होंने कहा कि आर्य समाज क्या है, महिलाओं के लिए क्या करता है, उसका उदाहरण मैं अकेली स्त्री हूं इस पूरे सम्मेलन में। सभी संस्थाओं ने, सभी जो भी पंथ संप्रदाय मत मतांतर हैं, उनके प्रतिनिधि तो सब पुरुष आए हैं। आर्य समाज ने अखिल भारतीय नेता के रूप में अपना चुनकर एक स्त्री को भेजा है। इससे आप समझ जाइए कि आर्य समाज स्त्रियों को लेकर कैसा सोचता है।
फिर मैं दूसरी बात बताऊं, 1875 में जब महर्षि दयानंद ने आर्य समाज स्थापित किया, सारे भारत में जगह जगह आर्य समाज स्थापित होने लगे। और यह वह ऐसा, यानी आप देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद तक तो इंग्लैंड में स्त्रियों को मताधिकार भी प्राप्त नहीं था, लेकिन आर्य समाज जब स्थापित हुआ रेवाड़ी के पास, वहां पर आर्य समाज के एक राव युधिष्ठिर सिंह जी थे, उनकी पत्नी को उस जमाने में आर्य समाज की प्रधाना नियुक्त किया गया। मैं ये सब बातें क्यों कह रही हूँ, ये हम जब मैं आपको ये सारे थोड़े से उदाहरण दे दूंगी उसके बाद उस बात पर भी आऊंगी। और उनकी पत्नी को प्रधाना चुना गया। इसी प्रकार आजकल आप एक नाम जानते हैं, महाशय राजपाल, आपने सुना होगा, राजपाल एंड सन्स, अभी उनके नाम से एक पब्लिकेशन भी भारत में चलता है। यह वही महाशय राजपाल जी हैं जिन्होंने पंडित चमुपति जी की पुस्तक रंगीला रसूल प्रकाशित की थी, और जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई महाशय राजपाल जी की। उन्होंने, क्योंकि लेखक का नाम नहीं बताना चाहते थे, और उन्होंने वो सारा अपने ऊपर लिया। तो महाशय राजपाल जी ने जब लाहौर में अपनी प्रकाशन, महाशय, ये राजपाल पब्लिकेशन बाद में बना, राजपाल प्रकाशन समूह बाद में बना, मूलतः महाशय राजपाल जी ने अपने इस प्रकाशन का जो नाम रखा था वह अपनी पत्नी के नाम पर। आपने हजारों संस्थाएं देखी होंगी जहां की सब पुरुषों के नाम पर है, स्त्रियां अपने पुरुषों पतियों के नाम पर ये करती हैं, परिवार करते हैं, संस्थाएं करती हैं। यह पहला उदाहरण था भारतीय इतिहास में जब एक पुरुष ने अपनी पत्नी के नाम पर एक संस्थान खड़ा किया, पहला उदाहरण था यह। सरस्वती आश्रम प्रकाशन संस्थान उसका नाम था, सरस्वती उनकी धर्मपत्नी थी। अच्छा, अब हम आते हैं जीवनियों की लिखने पर। किसी स्त्रियों ने अपने पतियों के बारे में, बच्चों ने अपने पिता के बारे में बहुत पुस्तकें लिखी, सभी लोगों ने भी, जो बड़े कार्यकर्ता आंदोलनकारी महापुरुष हुए, उनके बारे में लिखा। किसी पति ने अपनी पत्नी की जीवनी लिखी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और यह काम किया हमारे आर्य समाज के पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने। उन्होंने अपनी पत्नी कला देवी, जो कि स्वामी सत्य प्रकाश जी की माता जी थी, गंगा, उन्होंने अपनी पत्नी, हाँ जी, कला देवी जी, स्वामी सत्य प्रकाश जी की माता जी, उनकी जीवनी लिखी है गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने। गंगा प्रसाद उपाध्याय जी कितने बड़े कद के विद्वान थे। उनकी एक पुस्तक आस्तिकतावाद, छोटी सी पुस्तक है, कोई उसे हाथ में ले ले तो आपको पता लग जाएगा वो कितने प्रकांड कोटि के, कैसे विद्वान थे। अब तो वैसी विद्वत्ता संसार में दुर्लभ होती चली जा रही है। फिर आर्य समाज में एक ध्वज गान गाया जाता है, आपने सुना होगा, जयतु ओम ध्वज व्योम विहारी, है ना। आप जानते हैं इस गीत को किसने लिखा था? आर्य समाज की दो सगी बहनें थी, ये भी महिलाओं ने लिखा, दो आर्य समाज की महिलाओं ने। अब फिर एक और उदाहरण देती हूँ कि पूरे स्वाधीनता संग्राम का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए भारत का, इसमें जीवित केवल 4 व्यक्तियों को जलाया गया, फांसी दी गई, काला पानी हुआ, ये सब हुआ, है ना, जेलों में रखा, 4 व्यक्तियों को जीवित जलाया गया था। और ये चारों के चारों हैदराबाद स्टेट के थे। और इन चारों में एक महिला थी, उसका नाम था माता गोदावरी, वह आर्य समाज की महिला थी स्वाधीनता संग्राम में। तो पहली बलिदानी, और आर्य समाज इस पर गर्व करता है कि उन बलिदान देने वाले वे 4 लोगों में आर्य समाज की एक स्त्री थी। और लोग तो इनके अभी नाम भी नहीं जानते हैं। और इसी तरह से यह जो हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में, जो बाद में विश्वविद्यालय हुई, हिंदू यूनिवर्सिटी उस समय कहा जाता था, इसमें एक धर्म विभाग खोला गया, धर्म शिक्षा ज्ञान और ये सब का। तो धर्म विज्ञान में जब एमए जारी किया गया तो उसमें स्त्रियों का प्रवेश नहीं था, प्रवेश वर्जित था। तो एमए में स्त्रियों के प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए आर्य समाज के एक सज्जन थे महेश प्रसाद जी, उनकी बेटी थी कल्याणी देवी, उसने अभियान चलाया और वह महिला वहां एमए की पहली विद्यार्थी स्त्री के रूप में बनी। फिर बाल विधवाएं हो जाती थी, क्योंकि बहुत बचपन में विवाह कर दिए जाते थे। तो बाल विधवाओं का पुनर्विवाह, एक तो है कि विधवाओं का पुनर्विवाह, एक है बाल विधवाओं का पुनर्विवाह, बिल्कुल बच्चियां हैं छोटी छोटी, उनका पुनर्विवाह करवाने के लिए एक श्री करंथ जी थे, उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा कि
उनका पुनर्विवाह होना चाहिए। और गांधी जी ने उस पत्र का क्या उत्तर दिया, मैं उसका यहाँ उल्लेख नहीं करूंगी, हम विषयांतर हो जाएगा, लेकिन क्या उत्तर दिया यह आप गांधी जी की जीवनी में पढ़ सकते हैं। लेकिन अंत में महिलाओं के, इस बच्चियों के पुनर्विवाह का हमारे आर्य समाज की पूरी परंपरा है, जिसने इतने बलिदान दिए, इतने बलिदान दिए, ऐसे अभियान चलाए कि आज वह विषय भी नहीं रहा है। आज आज सारा संसार अगर में भारत में विशेषता यह अधिकार अगर प्राप्त है तो यह उन बलिदानियों के कारण प्राप्त है। तो आर्य समाज की यह भूमिका है स्त्रियों के उत्थान में, स्त्रियों को आगे बढ़ाने में, सामाजिक रूप से उन्हें नेतृत्व देने में। और इतिहास में इन स्त्रियों के नाम हो या ना हो, इन स्त्रियों के नाम याद रखना भी हम आर्य समाज के ही लोग हैं जो इन्हें अपना नेतृत्व के ऐसा देते हैं, समझते हैं कि उन्होंने नेतृत्व किया, उन्होंने हमें दिशा दी और वे प्रणम्य हैं, यह भी हम आर्य समाज के लोग ही समझते हैं। तो ये सारी जो मैंने घटनाएं बहुत सारी और भी हैं, हजारों, मैं उनमें नहीं जाऊंगी। ये मैंने पहली बलिदान देने में, जीवनियां लिखने में, एक संस्था अध्यक्ष बनने में, आर्य समाज की प्रधाना बनने में, मैंने एक कुछ उदाहरण दिए हैं आपको, शिक्षा के लिए, पुनर्विवाह के लिए। और इन बातों को दोहराने का उद्देश्य क्या है? इन बातों को दोहराना और याद करना और दूसरों को बताना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम जिस समाज में बैठे हैं, आप देख रहे हैं महिलाओं की वर्तमान स्थिति पर, दशा पर, राजनीति में महिलाएं हैं, महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, है ना। तो हमें बड़ा ऐसा लग सकता है कि अभी तो ऐसा कहीं नहीं है भेदभाव, कि आप क्या बात कर रहे हैं, महिलाएं तो सभी जगह सामाजिक क्षेत्र में आगे हैं। लेकिन आधिकारिक, आप अमेरिका में रहते हैं, अभी कल परसों मैं एक इंटरव्यू उसको दे रही थी एक पुस्तक के लिए, उन्होंने भी ये प्रश्न पूछा कि क्या महिलाओं का, स्त्री सशक्तिकरण की आप बात करते हैं और महिलाएं तो सब जगह बराबर हैं, क्या जरूरत है, अमेरिका में कैसी स्थिति है? तो सामाजिक रूप से अमेरिका में है, भारत में तो सामाजिक रूप में भी अभी नहीं है, क्योंकि व्यवहार में लाना आर्य समाज ने जिस परंपरा का सूत्रपात किया, जो स्थान महर्षि दयानंद लाना चाहते थे और जो हमसे 100 साल पहले के या 80 साल पहले के लोगों ने उदाहरण दिए, हम उस रास्ते से बिल्कुल अलग हट गए और हमारे जीवन में यह नहीं आया। हम केवल हम इस बात पर गर्व तो करते हैं कि हम महिलाओं को बहुत आदर देते हैं, हम स्त्रियों का ये है, और एक उस श्लोक को सभी लोग बड़ा उद्धृत करते हैं कि रमन्ते तत्र देवता यत्र नारी, उसका जबकि सही अर्थ किसी को नहीं पता, वो समझते हैं कि देवता कुछ वैसी चीज है, उसकी व्याख्या मैं कभी अलग विषय पर करूंगी, है ना। उस श्लोक पर एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छी उसकी व्याख्या की है और उसने उस बात को अपने बहुत एक महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर में उद्धृत किया है, जिसे मैंने लगभग शायद 20-25 साल पहले पढ़ा था। तो तब मुझे भी उस श्लोक के साथ जोड़कर उसका अर्थ खुला। तो अभी स्त्रियों के साथ आप देखते हैं कि इसका स्त्रियों के साथ वैसा नहीं है कि मनुष्य के रूप में उसकी पूरी मान्यता प्राप्त हो गई हो। आप कहेंगे नहीं, स्त्री को प्राप्त है, लेकिन वास्तविकता यही है, ये जिस समाज में स्त्री के साथ बलात्कार होते हो, जिस स्त्री को आगे बढ़ने के लिए इतने 3-5 से गुजरना पड़ता हो ना, उसको, या उसके आगे इतनी अड़चने खड़ी की जाती हो, चाहे दायित्वों की है या कुछ है, और कितनी सारी शक्तियां लगी हुई हो, जब तक समाज में ऐसा है तब तक स्त्री को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। और जब हम समान अधिकार प्राप्ति की हम बात करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि जो स्त्रियां, मैंने देखा है पॉलिटिकल या कई चीजों में आके, जब स्त्रियां अपनी मौलिक जो स्त्रियोचित गुण होते हैं, विनम्रता, मृदुता, ना, वात्सल्य, प्रेम, स्नेह, वो उसकी में चक्की में आ जाती हैं और वो खुद भी वैसे ही बन जाती हैं जिन चीजों से उन्हें पार पाना था। तो मैं उन स्त्रियों की बात नहीं कर रही जो खुद भी वही सब करने लगी हैं जो चीजें नहीं करनी चाहिए थी। मैं उन स्त्रियों की बात कर रही हूँ जो कमजोर रह गई हैं, जिन्हें शिक्षा का अधिकार अभी भी नहीं है। भारत में देखिए, और अमेरिका में भी हम देखते हैं, हम यह तो देखते हैं कि संवैधानिक रूप से यहाँ सामाजिक मर्यादा के कारण कोई भी स्त्रियों के प्रति अनादर या वैसा ऑफिशियली व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिकन समाज में हर व्यक्ति स्त्रियों को कोई बहुत, आज आप देखिए जिस तरह की पोर्नोग्राफी में जिस तरह महिलाओं का प्रयोग होता है,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या हो रहा है। और हमारे अपने अपने हम आर्य समाज में यदि देखें तो क्या स्त्रियां उसी अनुपात में आगे बढ़ पा रही हैं शिक्षा या नेतृत्व या कार्यों में, जितने अनुपात में पुरुष समान रूप से, यदि हमारे समाज की स्त्रियां उन स्थानों पर आकर सही दिशा में आगे संस्थाओं को नहीं ले जा रही हैं, तो यह भी हमारी अपनी ही कमजोरी है। और हमें इन सबसे इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे विषय हैं, इससे केवल आज यह संकेत भर करना हमारा उद्देश्य था कि स्त्रियों का हमारा यह इतिहास रहा है। वेद हमें ऐसी शिक्षा देता है। दयानंद ने जो हमारे लिए आचार संहिता का निर्माण किया आर्य समाज के नियमों और उपनियमों के माध्यम से, और हमारे पूर्वजों ने जो हमारा, जैसे सीता की बात करें, द्रौपदी, आप देखिए कैसी तेजस्वी स्त्रियां थी हमारे यहाँ, लोपामुद्रा, गार्गी, मदालसा, और शिवाजी की माता जीजावती, आप देखिए कैसी कैसी स्त्रियां हुई हैं हमारे यहाँ, और उन्होंने विश्व इतिहास को पलट दिया है। तो मैं आज इस माध्यम से समाप्त करूंगी बात, अभी इतना ही कहकर, आगे बहुत 50-100 विषय इसके साथ और जुड़े हैं। अभी मैं इतना ही कहूंगी कि आप लोगों को केवल ऐसा नहीं है कि आकर हमने कथा सुनी, बातचीत की, चाय पानी पिया और थोड़ा हंस खेल लिया और हो गया। आप में बहुत सारी शक्ति समाहित है, आप में, आपके घर में जितनी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनमें बहुत शक्ति समाहित है। उस शक्ति को बाहर लाने के लिए परिवार के पुरुष, परिवार की स्त्रियां, माता पिता, बच्चे जिस भी प्रकार कर सकते हैं। फिर कैसे करना है इसका भी, क्योंकि ये सब इतना जटिल विषय है, वह एक अलग विषय हो जाएगा कि उन्हें कैसे आप समुचित स्थान दे सकते हैं। लेकिन महिलाओं को बौद्धिक क्षेत्रों में, नेतृत्व में बड़ी आवश्यकता है कि वे सामाजिक रूप से आगे आए, और विशेषतः इस प्रकार से आगे आए कि वे अपने स्त्रियोचित जो गुण हैं उन्हें न खो दें। ऐसा ना हो कि आप देखेंगे पॉलिटिक्स में जितने लोग आते हैं वो बहुत ही एक बड़ा ही एक क्रूर सा चेहरा बन जाती हैं महिलाएं, जिस चीज से जो नहीं होना चाहिए था। कुछ स्त्रियां, आप जैसे निर्मला सीतारमण को देखिए, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, है ना, कितनी सौम्य प्रतीत होती है। तो स्त्री अपनी सौम्यता को बचाए रखकर, मैं राकेश जी को देखती हूँ, राकेश जी में मुझे वही गुण दिखाई देते हैं, है ना। तो स्त्रियां अपनी सौम्यता को बचाए रखकर कैसे समाज और बच्चों के, आप सोचिए आपके परिवारों की शक्ति, आपके बच्चे कितने स्वस्थ, और आज जो परिवार टूट रहे हैं, बच्चे किस किस कारण चीजों में जा रहे हैं, यदि हम स्त्रियों के साथ सभ्य व्यवहार करने लगे, समाज में उन्हें सही स्थान दें, हमारे घर परिवार सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, और इनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। क्योंकि पारिवारिकता ही एक ऐसी चीज है जो भारतीय समाज, अमेरिका में हम सब रहते हैं, सब लोग कहते हैं अमेरिकन बड़े इंटेलिजेंट, ये भारतीय मूल के लोग बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, इनकी कमाई सबसे ज्यादा। तो उसका कारण यह है क्योंकि हमारे समाज में, भारतीयों में, परिवार की जो बैकबोन है ना, परिवारवाद जो है, परिवारवाद में नहीं कहना चाहिए, पारिवारिकता का जो संस्कार है, हम परिवार हमारी बैकबोन है हमारे आगे बढ़ने के लिए। हमारे यहाँ बच्चा 30 साल का भी हो जाए, अगर वह किसी चीज में कमजोर है, आप कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। परिवार हमेशा साथ खड़ा रहता है, इसलिए हमारे बच्चे खूब आगे बढ़ते हैं। जो बेचारे दूसरे आधुनिक समाजों के बच्चे हैं, वे इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं। उन्हें जाकर, आप देखिए जिनके परिवार टूटे हैं, माँ कहीं है, पिता कहाँ है, बच्चे को 10वीं के बाद अपनी फीस देगा कि वो घर लेगा कि पढ़ाई करेगा कि नौकरी करे, क्या करे। तो वे इतने भाग्यशाली नहीं हैं जितने भारतीय परिवारों के बच्चे हैं। लेकिन अमेरिका में जब हम रह रहे हैं, तो अमेरिका में हमारे बच्चों के, जो हमारी जनरेशन है नई, क्योंकि उनके सामने जो भारत का परिवार का मॉडल है, अमेरिका में वो जब अपने आसपास देखते हैं, उन्हें वह मॉडल नहीं दिखाई देता, और वह मॉडल नहीं दिखाई देने के कारण भारतीय परिवार भी टूट रहे हैं। और यदि भारतीय परिवार जिस अनुपात में टूट रहे हैं, आप समझ जाइए कि अगली जनरेशन में, आप जितने अभी भारतीय बच्चे अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज में आगे प्रोग्रेसिव हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा समाज उतने अनुपात में आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि यदि परिवार नहीं बचे, और परिवार को बचाने के लिए स्त्रियों को बहुत सम्मान, प्रेम और आदर के साथ आगे बढ़ने देना है। और यदि नहीं, तो स्त्रियां इस समुचित स्थान नहीं अगर आप और हम दे सकेंगे, तो हमारे परिवार और हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। भविष्य खाली यही नहीं है कि माँ प्यार करने वाली नहीं होगी, ऐसा होगा। भविष्य यह है वो ना शिक्षा ले सकेंगे,
जिन जिन समस्याओं से आज अमेरिकन समाज का युवा गुजर रहा है, हमारे परिवारों की भी अगली जनरेशन, हमारे बच्चों की भी अगली जनरेशन उन समस्याओं से गुजरेगी, आर्थिक हो चाहे शैक्षिक हो चाहे कुछ भी है। तो आप अगर अपने बच्चों का भविष्य, आप और हम या अगली पीढ़ी चाहती है, तो उन्हें पारिवारिकता का संस्कार दीजिए। परिवार तभी बचे रहेंगे यदि पति पत्नी में समान प्रेम है, एक दूसरे के प्रति आदर है, स्त्रियां भी लीड ले और नेतृत्व संभाले। जिस दिन स्त्रियां अधिक नेतृत्व संभालेंगी, उनके हाथ में बागडोर आएगी, विश्व अधिक मानवीय हो जाएगा। क्योंकि स्त्रियों में मानवीयता, संवेदना, प्रेम, ममत्व, वात्सल्य, ये गुण बहुत अधिक होते हैं। ये परमात्मा ने ही ऐसे डिजाइन किया हुआ, क्योंकि स्त्री को माँ बनाया है उसने, जो हार्मोनल चेंजेस करके रातों रात देवता बना देता है स्त्री को। जिस दिन वो गर्भवती होती है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, कौन करता है? तो ये परमात्मा का डिजाइन है, वह आपको रातों रात देवता बना देता है। तो स्त्री में जो देवत्व है, उसी इसी के लिए हमारे यहाँ आया मातृमान, पितृमान, आचार्य, सबसे पहली देवता स्त्री को कहा गया। तो उस जिस जिस दिन स्त्री को यही उसका देवत्व प्राप्त हो जाएगा, उस दिन हमारा सब बढ़िया हो जाएगा। किसी को मैं अभी बात अपनी यही समाप्त करती हूँ। अलग अलग विषयों पर अलग समय पर बात हो सकती है। आपका सदा स्वागत है। आप कभी भी मुझे मेरा फोन खटखटा सकते हैं या सीधे भी बात कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ ठीक से बात नहीं की है, या कहीं समाधान कोई चाहिए, या किसी बात पर आपका विरोध है, या आपके मन में कोई चीज जोड़नी है, मैंने कहीं बातचीत में कोई बात आधी अधूरी छोड़ दी है, तो आप सबका स्वागत है, आप उसमें जोड़ सकते हैं। अभी मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कविता जी। बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपने विचारों को रखा। स्त्रियों को सम्मान हमेशा ही हर समाज में होता है, होना चाहिए और होना चाहिए बल्कि। और जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आज के ज़माने में अगर आप देखें किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, छोटी बड़ी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें औरतें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। एंड आई थिंक इट इज बीइंग appreciated by the people of those organizations or any other workplace. पर आप ये इस बात का कैसे हल निकालेंगे कि जो औरतें आजकल घरों से बाहर निकल के काम पे जाती हैं, जब वो घर वापस आती हैं तो अपने घर पर अपनी जिम्मेदारियों को और घर के बाहर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए परिवार को भी समय दे पाएं, and at the same time they get the same level of respect. देखिए, मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ। हमारे मेरी बेटी दामाद है, मेरे दामाद जी जो हैं वाइट ब्रिटिश हैं। हमारे भारतीय हम जो सोचते हैं, हम कैसे सोचते हैं और वे कैसे सोचते हैं। उनका मकान बन रहा था, घर बन रहा था, जहां हम रहते थे उसके थोड़ा दूरी पर ही, उसी एरिया में। तो वे अपने वहां से हमारे यहाँ, जब काम बिल्कुल मकान उनका अंतिम स्टेज पर था, वे वहां शिफ्ट हो गए। तो हमने कहा आप हमारे साथ ही रहिए, यहाँ से आसान है आपको अब वहां देखने जाना, कंस्ट्रक्शन वर्क। तो एक दिन वो हुआ कि बात हो रही थी कि मैं ऐसे काम कर रही हूँ, इतने बजे खाना, इतने बजे ऐसे ऐसे, क्योंकि मैं घर पर होती थी और बाकी सभी काम करते थे। तो मेरे दामाद जी ने कहा कि आचार्य जी, डॉक्टर हरिश्चंद्र जी ने, आप जानते हैं, और मेरे बच्चे, हम सब साथ ही थे। तो ऐसा हुआ कि माँ आप है ना, रात में देर हो जाती है, इतने बजे तक खाना बना के तैयार रखा करिए, है ना, या ऐसे ऐसे कुछ हुआ। तो घटना कुछ ऐसे हुई कि मेरे दामाद जी हमेशा बर्तन धोने लगते, और मुझे बड़ा संकोच होता कि भैया ये हमारे दामाद है। पुरुष के कारण नहीं, दामाद के प्रति जो एक होता है कि मेरा दामाद मेरे बैठे, और वो कहे नहीं माँ आप, और मेरी बेटी भी कहे कि नहीं माँ आप करने दीजिए उनको। तो मुझे, मैं बार बार कहती कि ये मामला हल करो, ये हल करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो फिर एक दिन हम सब बैठे, मेरे दामाद जी ने कहा कि वाई माँ, कि हमेशा खाना माँ ही क्यों बनाएगी, है ना, और कपड़े माँ ही क्यों धोएगी, मतलब मशीन में धुलने हैं, लेकिन ये माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने बैठकर हमारे सारे घर को, जितना समय वो लगे, उसके बाद हमारे घर की पूरी कल्चर उनके कारण बदल गई। उन्होंने कहा कि माँ आप एक लिस्ट बनाइए, और मुझे एक सप्ताह का टाइम दिया। एक सप्ताह में आप पूरी लिस्ट बनाइए, आपके डेली काम कितने हैं, उसमें कितना टाइम लगता है, वीकली कौन कौन से हैं, मंथली कौन कौन से हैं, ईयरली कौन कौन से हैं, पूरे आप
बाद में जोड़ घटा होती रहेगी, पर आप बताइए, और उसमें कितने आवर आप लगाती हैं। मैंने कर दिए। फिर पहले उन्होंने रात में बैठकर, उन्होंने भी 8-10 दिन लगाए, फिर उनको उनको अलग अलग बनाया, इसमें इतने घंटे, इसमें इतने घंटे, इसमें इतने। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी एनुअल वाले को, यानी गार्डनिंग, घास काटनी है तो उसमें इतने घंटे। और फिर उन्होंने कहा कि इसको रोटा बनाते हैं, हम लोग घर में 6 लोग हैं, इसको 6 में डिवाइड करिए, है ना, जितने घंटे का काम है। और 6 घंटे में 6 लोगों में डिवाइड किया। अब सबको कहा कि आप बताइए, आप इतने घंटे का काम आपके हिस्से आया, आप कौन कौन सा काम कब 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 करना चाहते हैं। और खुद उन्होंने खाना बनाने का वीकेंड में काम लिया, और सबके लिए खाना पूरे वीक का बनाकर, फिर रात को आके डिश वॉशर और कपड़े सुखाना। और मुझे इतना संकोच होता था कि हमारे कपड़े, क्योंकि भारत में हमने देखा है कि लेडीज के अंडर गारमेंट सुखाने भी बड़ा अपराध माना जाता है, कि किसी की नजर ना पड़ जाए, स्त्रियां अपने अंडर गारमेंट तार पर टांगती भी नहीं है, ढक के चुन्नी के नीचे ढक देंगी, है ना। और आप सोचिए कि मेरी उस समय क्या स्थिति हुई होगी कि मेरे दामाद जी हमारे कपड़े धोकर सूखने डाल रहे हैं या तय कर रहे हैं। तो बड़ी बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलना पड़ा। आपने जो कहा, तो मैं यही कहूंगी कि परिवार में जितने लोग हैं, यदि वो ऐसे एक रोटा बना लें, कि क्योंकि घर के काम साझे हैं, जब महिला बाहर काम करने जा रही है ना, तो महिला को भी बराबर होना चाहिए ना, कि घर अकेला महिला की जिम्मेदारी नहीं है, घर की सफाई, ये सब काम अकेले महिला की जिम्मेदारी नहीं है, सबको बड़ा। इससे बच्चे बड़े, मैंने ये देखा कि इससे बच्चे बड़े स्वस्थ वातावरण में पलेंगे आपके। उन्हें शुरू से पता लग जाएगा कि ऐसा नहीं है कि माँ एक मशीन है जिसका काम है सारे काम संपन्न करते जाना, बाहर के भी काम करना, बच्चों के दुख दर्द भी देखना, बच्चों को पढ़ाना और घर के काम करना। वो तब वो इक्वल, जिसे कहते हैं ना, हम बच्चों को शुरू से ही संस्कार दो कि माँ और पिता बराबर है, स्त्री पुरुष बराबर है, यहाँ से वो आपके एक्शन में देखकर वो समझते हैं कि ये दोनों बराबर है, माँ के साथ कोई इल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। Thank you. Anyone else has any questions from Kavita ji? Kavita ji, very well said. In fact, we are following that method that you just suggested. It's working out great. तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, डिपार्टमेंट में कहावत है that ladies know how to clean up, you know, जो mess create होता है, the women, they know how to clean up the place, you know. तो it was very encouraging. ऐसे शुरू में क्योंकि घर के लोगों को आदत नहीं होती है किचन में, पुरुष अपनी तरह से, थोड़ा सा उन्हें टाइम लगेगा। महिलाओं को भी धैर्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करेगा, हर आदमी अपने तरीके से करेगा, लेकिन धीरे धीरे बिना पैनिक हुए फिर आदत पड़ जाती है, फिर ठीक से काम करने लगते हैं। और इससे संबंध भी अच्छे रहते हैं, संबंध अच्छे रहते हैं। कविता जी, ऐसा है कि we have to go back to 30, 40, 50 years of Indian culture. मैं बात कर रहा हूँ, which I think is real. तो उन दिनों में यही था कि जो son-in-laws हैं वो काम नहीं करते, उनको they were put at the top, कि वो ये तो मेहमान हैं, घर में भी आए तो special consideration. लेकिन अब that is gradually changing. अब मैं बात करता हूँ 30 साल पहले मेरी एक सिस्टर आई दिल्ली से, और मैं बर्तन धो रहा था। अच्छा जीते, तू बर्तन धो रहा है और रोज बैठी है। I mean, this was a culture shock for her. So I think it's changing because of the contemporary situation with both of them working, and also I think it's being instilled in our children and within us that we need to share. जी बिल्कुल। अभी भी आप भारत में जाएं, जैसे मिजोरम की तरफ आप जाएं, वहां स्त्री प्रधान समाज है, वहां महिलाएं परिवार की मुखिया होती हैं, है ना। दक्षिण में भी ऐसे समाज हैं अभी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया में तो अभी भी है। तो वहां पुरुष घर चलाते हैं पूरा, महिला खेती करती है, महिला बाहर के काम संभालती है, और पुरुष हमेशा घर संभालते हैं। तो ऐसा ये हमारे समाज में थोड़ा सा बांध दिया गया कि नहीं, क्योंकि ये काम का डिवीजन ऐसे कर दिया गया कि जैसे स्त्री घर चलाएगी। अब यदि, और ये इसमें कोई बुराई नहीं थी यदि, क्योंकि महिलाओं को
संतान को जन्म देना है, गर्भावस्था, बच्चे को जन्म, दूध देना, तो उसकी डिजाइन ही, उसका नेचर कह लें या परमात्मा की तरफ से ऐसा है, उसे घर के साथ बांधा गया। लेकिन तब ज्वाइंट फैमिली हो, सारे सपोर्ट हो और औरत को बाहर काम ना करना पड़े, तब तो आप ये लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं कि आप खाली बाहर का करेंगे, आप घर का नहीं करेंगे। पर अगर औरत प्रेगनेंसी में खाली उसको प्रेगनेंसी और डिलीवरी के नाम पर उसको बड़ी मुश्किल से 1 महीने का ही मिलना है और बाकी उसको, तो वो कैसे, आप सोचिए, क्या वो उसी प्रेम के साथ आप और आदर के साथ आपके बच्चों का पालन पोषण या आपके प्रति प्रेम रख पाएगी अगर वो ऐसे इतने कष्ट का शिकार हो रही है, तो इतना दबाव में या प्रेशर में है, वो क्यों नहीं झल्लाएगी, चिल्लाएगी, गुस्सा होगी, झगड़ा होंगे, ये तो होगा घर में फिर, और बच्चे ये सब देखते हैं फिर। तो बच्चों के, अपने बच्चों के सुखद भविष्य के लिए भी, और बहुत मैंने देखे हैं यहाँ परिवारों में, धीरे धीरे नई जनरेशन इस बात को समझती है, और मैंने देखा भारत में भी अब लोग थोड़ा बदलने लगे हैं, नई जनरेशन वाले। पुराने लोग, जैसा भी जितेंद्र जी ने कहा, उनको बड़ा अटपटा लगता है, वो आके देखेंगे, हाँ मेरे बेटे से ऐसे काम कराती है और ऐसे होता है। यानी ड्राइव भी करना है तो मैंने देखा औरतों को बड़ा कष्ट होता है कि मेरा ही बेटा क्यों ड्राइव कर रहा है, थोड़ा आधा ये भी ड्राइव क्यों नहीं कर सकती है ना, और मेरे बेटे पर ही सारे काम आते हैं। अपने बेटे के समय तो ये याद आता है, लेकिन अब बेटी भी उसी तरह से है, उसको भी थोड़ा सा आराम चाहिए, सुख चाहिए। I want to say something. जी भाई साहब, ये सब बातें आपने बिल्कुल तर्क संगत, बहुत अच्छी, सब तरह से, मतलब कोई भी इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक लिमिट जो पेंडुलम है ना, it should go on the other side, क्योंकि उसकी जो हिंदू में, ये जो एजुकेटेड हिंदूज हैं, उनमें you see less and less children in the young generation. Lots of people I know, एक बच्चा हुआ, this thing, that part of is shrinking in terms of the population, especially in India. It's a big problem. Other is the breakdown of the family. So there has to be a balance on both sides rather than swinging on the extreme side. So that's the counter side of it. Rest is all great. जी वो तो बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज महिलाओं को जॉब करना पड़ रहा है, हम उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर परिवार की बात इसलिए आई कि अगर परिवार सपोर्ट कर रहा है और महिलाओं का, क्योंकि नेचर ने ऐसा ही डिजाइन बनाया, उसे गर्भवती होना है, जन्म देना है, पालना है, दूध पिलाना है, संस्कार देने हैं, उसके पास ऑलरेडी बहुत काम है। तो या तो हम ऐसा हो कि हम उसी परिवार व्यवस्था को वापस लाएं, क्योंकि आज आप अमेरिका में, मैं देखती हूँ ऐसे परिवार है, 6 महीने सास ससुर आते हैं, 6 महीने माँ बाप आते हैं, क्योंकि बच्चे या तो फिर आप नैनी को दीजिए और खर्चा कीजिए, तो लोगों को लगता है कि भैया नैनी से अच्छे तो वो घर के बुढ़े ही है ना, कम से कम बच्चे से प्यार भी करते हैं, नैनी तो खाली पैसा लेने के लिए ही करती है। तो उनको आवश्यकता अनुभव होती है, तो या तो हम उस व्यवस्था को वापस लाएं, और उस व्यवस्था को हम बातों से नहीं आएगा, वह उस व्यवस्था पर अमेरिकन सोसाइटी, ब्रिटिश सोसाइटी, इनकी नजर पड़ती है, ये बोलते हैं कि भैया ये बड़े हैं, देखो एक ही परिवार में रहते हैं, एक छत के नीचे रह लेते हैं, और इसीलिए ये बच्चे इतने आगे निकल जाते हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं। तो हम अपने एग्जाम्पल ऐसे सेट करके, इतने बड़े बड़े अमेरिका में लोगों के घर हैं, मैंने भारत में ऐसे भी परिवार देखे हैं, एक कमरे में 12-12 लोग, 13-13 लोग रह लेते हैं और बड़े मजे से सुखपूर्वक रहते हैं। एक सहन शक्ति बढ़ जाती है उनकी एक दूसरे का, उसका उतरा हुआ वो पहन लेता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, ईगो क्लैशेस नहीं होते हैं। लेकिन अभी इतने बड़े बड़े घर हैं, 8-8 बेडरूम है, 6-6 बेडरूम है, 2-2, 4-4 हजार स्क्वायर फीट के घर है, लेकिन रहते हैं बुढ़ा बुढ़िया अकेले, है ना। आप कितने पांव पसार हो गए, वो घर भी सिरदर्दी है। तो हमें या तो हम उस परिवार व्यवस्था को वापस लाएं कि स्त्रियां हैं वो परिवार में ये योगदान कर रही हैं, और उनका बड़ा सम्मान होता था। अभी जो मैंने आर्य समाज के उदाहरण दिए, ये महिलाएं बाहर जॉब करने नहीं जाती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी इन्होंने इतना आगे बढ़ी कि इनको इतना सम्मान मिला और इतना स्थान मिला। तो हम या तो हम उस व्यवस्था को वापस लाएं, नहीं तो फिर ये क्या हो रहा है, जो प्रभाव पड़ रहे हैं, देखिए अभी एक बच्चा जन्म लेगा, परिवार सिकुड़ते जा रहे हैं, यानी 2 माता पिता उधर, 2 माता पिता उधर, 4 से फिर उनके एक बच्चा हुआ, 2 से फिर उनका एक बच्चा हुआ 1, तो आप देखिए 4 लोगों का 1 रह गया अंत में आकर। कविता जी,
थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय देना चाहती हूँ। हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं दूसरे समाजों से, कुछ रिप्रेजेंटेशन है। वुड लाइक टू जी थैंक बिल्कुल बिल्कुल। आर्य समाज ऑफ सबर्बन न्यूयॉर्क, Arya Samaj of New York, Hillside Avenue, Arya Samaj of Chicagoland. I can see Mohini ji. Would like all of you to say a few words. And before that, I would like to thank all of you for joining us. Can I start with Mohini ji from Chicago? Unmute, please. Sorry. Many thanks, Amita ji, for this wonderful invitation and inviting us to participate. हमारे कुछ colleagues भी आए हुए हैं आज, और राकेश जी का बहुत सुंदर presentation, और पहली बार मैंने उनको बोलते हुए देखा पब्लिक फोरम में. It was wonderful and very well explained. और कविता जी का तो इंस्पिरेशन हमारे साथ काफी महीनों से है, और उन्हीं की गाइडेंस के अंदर हम लोगों ने ये जो वैदिक संस्कृति स्कूल का काम शुरू किया है. तो आज उनको सुन करके प्रेरणा मिलती है हम लोगों को कि आगे काम करते रहें और बढ़ते रहें. So I'm really happy to be part of this. And one suggestion that I'll leave for the team to consider maybe, आर्य समाज न्यूयॉर्क और आर्य समाज शिकागो अभी कोविड के टाइम में अपॉर्चुनिटी है तो जूम पर मिलने का, तो हम लोगों ने अपने महिला समाज की मीटिंग्स कंबाइन कर दी ताकि हम लोगों के पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो लेडीज हैं, ज्यादा आ पाए, जुड़ पाए, और सब लोग सुन सकें दोनों आर्य समाजेस के स्पीकर्स को और लीडर्स को. तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है अगर कंसिडर कर सकें कि मार्च के महीने में नेक्स्ट मीटिंग में हम सब तीनों आर्य समाज इकट्ठे करके अपने सेशन प्लान करें, एंड मे बी वी कैन इनवाइट पार्टिसिपेंट्स जॉइंटली टू दैट. So I'll leave that for you to consider, and we can discuss at another time. Thank you so much for the invitation. Thank you, Mohini ji. It's a wonderful idea. Let's discuss it, and I think it's a very good idea. Instead of just 20 people here, 15 people there, the attendees will be in a big number, and it's always good to see so many people at the same time, connect with so many people. Thank you, Mohini ji. Geeta ji, आपका समय आ गया. नमस्ते सबको. मैं गीता गुप्ता फ्रॉम आर्य समाज ऑफ सबर्बन न्यूयॉर्क. यहाँ मैं मेरी 2 प्यारी बेटियों और हस्बैंड के साथ रहती हूँ. टू ऐड टू व्हाट कविता जी वाज सेइंग, मैं सुबह मेरे हस्बैंड के लिए ये गाना जरूर लगा देती हूँ. मेरा सब काम चल रहा है आपकी कृपा से, फिर सारा काम हो जाता है, फिर ना सब कुछ हो जाता है. Very good. So no, my husband is very supportive, and कविता जी ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, एंड हम सब जानते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने काफी काम किए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड फॉर इक्वल राइट्स फॉर वुमेन. मेरी जस्ट बताऊंगी थोड़ा सा कि मेरी दादी जी और मम्मी जी भी कन्या गुरुकुल से पढ़ी हुई हैं, देहरादून की. एंड आज सब लोग साथ में, तो एक अपनी मेरी दादी की बात याद आती है. I spent a lot of time with her growing up. We were all in joint family. हर रोज सुबह हवन भी करते थे साथ में. वो मुझे हमेशा यही कहती थी, और जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि आप वो चश्मा पहनिए जो सबका अच्छा देखता हो. तो हम सबके पास 2 चश्मे हैं, जो एक है जो खराब दिखता है और एक जो है जो अच्छा दिखता है. तो आप सदा वो चश्मा पहनो जिससे आपको सब में अच्छा दिखे, and it will be very good and positive. So I always keep that in mind, and all the teachings, and I feel so blessed today that कविता जी के साथ और आचार्य हरिश्चंद्र जी के साथ तो है ही, but आप सबका साथ है, and everybody who shares here their views is is very impactful and is very meaningful to all our lives. Thank you. Thank you, Geeta. Yeah. I wanted to say something. I'm also from a very strong Arya Samaj family, and my parents had a basket full of girls. We are 6 of us, all girls, and I'm the youngest. And my father, he was a very, very staunch believer in
Maharshi ji, and he said, I want to educate all my children. And we are 3 doctors in the family, two MAs and 1 MA MEd. So we are, so he wanted us to follow the footsteps of Maharshi Dayanand ji, and I feel so proud that today Kavita ji has kind of reiterated the same thing. And Kavita ji, your sessions are always very, very inspiring, I have to say that. And we appreciate that. Thank you. Well, very true, very true. I really echo the same sentiments. So true about Kavita ji. I see Mrs. Vora here from Arya Samaj of New York. May I request you to say a few words? सतीश जी भी हैं से। मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। नमस्ते सबको। इस वक्त अब मेरे पास तो बोलने को कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि मैं हेल्थ के उस स्टेज से गुजर रही हूँ कि जहाँ आई हैव टू स्ट्रगल एवरी डे। लेकिन मैं जलंधर कन्या विद्यालय से पढ़ी हूँ, यहाँ तक कि मेरी मदर भी वहाँ से पढ़ी हुई है। और फिर मैंने कोई 7-8 साल खालसा कॉलेज तरन तारण में काम किया, where I found for the first time that the Sardars did not make a difference between the non-Sikh and the Sikh girls. Then after that, I shifted to Miranda House, Delhi. I taught there for about 28 years. I came here with for the higher education of my children after they did their high school in India. So I was in New York, then I started teaching in New York Public High School. I'm a pensioner from there too. I taught for 21 years there. And I was lucky that the purpose I brought my kids here, that is fulfilled. My son is an endodontist. My daughter-in-law, she's a family practitioner doctor. She's also from Jalandhar. And my daughter, she's in New Jersey, but she's with the school system in New York. So she teaches in Manhattan. And my son-in-law, he's in a very good position with Microsoft. So that is my background. I had been teaching, I was a good disciplinarian. Now I am here since March, and I'm really enjoying my grandchildren. Although the babysitter is there, but I enjoy their company, they enjoy my company. I think this COVID has given me one opportunity to be with the family and imbibe certain, religious feelings in them. So my grandson is 6 years of age. He knows Gayatri Mandir, he knows Om Triambakam, he knows Om Vishwani Dev. So, gradually he's being put on that path. So that is only because me and my daughter-in-law, we both believe in Arya Samaj's principles. Although, my daughter-in-law, she's a daughter, she's married to a Gujarati family. Lot of religious activity there, but their own way, I don't interfere. My son is busy. Whenever there is Havan, I tell him to sit down, participate. He does it. So that is what my life is left now. There's nothing I can do now because I've got macular degeneration in both the eyes and I've got other issues with the heart. So that's it, what I have to say about myself. I belong to New York Arya Samaj.
You are And strong. Mrs. Vora, you are strong woman. I don't know, Aryaji. Yeah, no. Great inspiration for all of us. I'm trying to get out of it. Such Let's a वही था पूरा आपने 100 साल जीना है, बड़े आराम से जीना है. मेरी मदर तो आर्या जी 99 प्लस में गई थी. And she was also from Arya, from educated in Jalandhar, Kanya Mahavidyalaya. She was a high school graduate in those days. And my grandfather was an educationist. He made sure that all his daughters, he had 4 daughters, they get educated. So one of my aunts, she was graduate in those days. Second was graduate with BT. Third is a doctor, means PhD. And she's retired and lives in Delhi now. She's 87 years old, but living independently, having everything she does on her own. Thank you. Thank you. Oh, that's my background. That's my family. Thank you. You have worked very hard. You have given good values to your children, and that is very rewarding. So I'm sure you find it very fulfilling. Kavita ji, may I request you to do the Shanti part? I think Jitinder ji कुछ कहना चाह रहे हैं, सेठी जी. Are there any castles on the table? Gulsi, is it Pamela? Yeah, I would also like to share, talking about Jalandhar, my 3 of my sisters went to Kanya Mahavidyalaya in Jalandhar. I went to Science High School and DV College in Jalandhar before we moved to Chandigarh. But regarding what Kavita ji, said in her theme words, my mother, I can share with you, my mother is the first cousin of Swami Shraddhanand ji, and her name was Subhadra Devi Vij. And when they got married, my father did not know anything about Arya Samaj, or he was not atheist, but that's what I would, but he hardly had any inclination to get motivated into Arya Samaj. And guess what? My mother motivated him and guided him to that direction, that my father was the founder of first Arya Samaj in Chandigarh in Sector 22. And still today, whenever I visited, it is flourishing, so beautiful. My brother became later on the president of the same Arya Samaj. And to me, it's a matter of pride, what family I come from and what values we were given by our parents. Very good, very good. बिल्कुल नहीं, आर्य समाज के लोग हमेशा अग्रणी रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन हो, शिक्षा हो, और महिलाओं ने भी इतना काम किया है, और इन सबको याद करने का यही सबसे अच्छा है. देखिए अभी कितने सम्मान के साथ सेठी जी याद कर रहे थे. तो हम उन सब के, हमारे यानी 1-2 जनरेशन पहले देखें तो देखिए हमारे अपनी महिलाओं ने कैसे कैसे बड़े काम हैं और हमें दिशा दी है, परिवार बनाए हैं. तो वे ऐसी थी, इसीलिए हम ऐसे हैं. यदि वे इतने ऐसे रोल में ना होती तो शायद हम ऐसे ना होते जो आज हैं. हम जो भी कुछ है उन्हीं के कारण है. तो अगर आज हम चाहते हैं 2 जनरेशन बाद हमारे बच्चे भी ऐसे रहें, तो हमें भी आज उसी रोल में आना होगा. तो चलिए, अमिता जी शांति पाठ के लिए कह रही थी, अब हम शांति पाठ करते हैं. जी अमिता जी. हाँ, प्लीज. ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः.
धन्यवाद कविता जी। धन्यवाद आप Thank सभी you all for joining, and I hope that you found this session useful. Thank you. Namaste. Namaste. sir. Namaste. Thank you very much. Namaste. Thank you so much for organizing. Namaste, everyone. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Good night. Good night.